हर दिन आप लोग देखते हैं शाम 6 बजे आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास आती है। और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं वो आपकी यूपीएससी और आपकी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कवर किए जाते हैं। और इन सब क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं उसी तरह का रहता है। और आप में से बहुत सारे लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते रहते होंगे। तो आप देखिए, अगर इन क्लासों को आप लोग देखते हैं तो आपकी क्लास आपके एग्जाम के लिए तो कई क्वेश्चंस इस क्लास से बन सकते हैं। बस आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप देखते हैं कि आपके सामने जो OMR सीट आती है, उत्तर पुस्तिका आती है, तो उसमें आप लोगों को जानकारी भरते समय बड़ा ध्यान रखना है। और जब आप लोग आंसर भरते हैं ना, गोला भरते हैं ना, गोला काला करते हैं ना, तो वहां भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार इसमें गलती हो जाती है तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ये आप लोगों को याद रखना है। और जितने अधिक से अधिक हो सके मॉक टेस्ट देने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये आपकी तैयारी का लेवल भी आगे ले जाएंगे और आपका जो तैयारी की जांच है ना, उसके बारे में भी बताएंगे कि आप किस लेवल पर जा पहुंचे हैं। और देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट आप लोग देखते हैं और आप लोगों के लिए कोई कोई किताब बताता है, कोई नोट्स बता देता है। तो एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग 10 तरह के 15 तरह के नोट्स बना के रख लेते हैं, किताबें रख लेते हैं। ऐसा मत करिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब को आप लोग 5 से 6 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 तरह की किताबें एक सब्जेक्ट के लिए मत पढ़िए आप। हाँ, एक काम करिए, आप लोग 10 तरह की, 20 तरह की, 50 तरह की मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। तो चलिए, हमारे सामने ये 14वां टेस्ट है। अभी तक हम लोग 13 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ते समय आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है आपसे, इसकी मांग क्या है। और इसकी अगर मांग आप लोग समझ गए ना, तो काफी हद तक आप लोग आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसमें आप देखिए 2 कथन दिए गए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, इन दोनों में से आपको सही कथन चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि वर्णाकल्स तथा घोंघा शीत अनुकूलित प्राणी है। दूसरा कह रहा है कि हिम सहनशील जीव में हिम केंद्रीय प्रोटीन बाह्य कोशिकीय स्थानों में हिम निर्माण को प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सही है। तो वर्णाकल्स तथा घोंघा जो डंठल रहित प्राणी हैं, जो उत्तरी तटों के अत्यधिक ठंडे अंतर ज्वारीय क्षेत्र में रहते हैं, और वर्णाकल्स घोंघा शीत अनुकूलित प्राणी है। इसलिए आप देखिए, पहला बिल्कुल ठीक रहेगा। और कई कीट मकड़ी शीत अवधि के प्रभाव का प्रतिरोध शीघ्र शीत सहनशील प्रक्रिया द्वारा करते हैं। और हिम सहिष्णु जीवों में हिम के केंद्रीय प्रोटीन होता है, जो बाह्य कोशिकीय स्थानों में हिम निर्माण को प्रेरित करती है। इसलिए आप देखते हैं कि दूसरा भी ठीक है इसमें। और आप देखेंगे कुछ हिम परिहारी प्राणी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वातावरणीय तापमान को अपने शरीर के तरल को ग्लिसरॉल या पित्ती हिम प्रोटीन के संग्रह द्वारा सहन कर सकते हैं। और इस तरह के पित्ती हिम पदार्थों की उपस्थिति में अंटार्कटिक क्षेत्र की मछलियों को समुद्री जल में सक्रिय रहने में सहायता भी करती हैं। क्या करती हैं? सहायता भी करती हैं। तो इसमें दोनों में आप लोगों के दोनों कथन ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? ठीक पूछा है। तो आप लोग देखेंगे 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। OMR सीट में क्या भरोगे आप लोग? सी गोला काला कर दोगे, ठीक है। या फिर आप देखिए ऑनलाइन पेपर होता है तो सी ऑप्शन पर आप टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। इन दोनों में से आपको सही कथन, सत्य कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि कंगारू चूहा जलाभाव के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है। दूसरा कह रहा है कि ऊंट मरुस्थल के प्रति विशिष्ट समायोजन दर्शाता है। तो कंगारू चूहा मरुस्थलीय अनुकूलित प्राणी है, जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर अन्न को संरक्षित करता है। और इसके अतिरिक्त यह आजीवन बिना पानी पिए भी रह सकता है। और ऊंट मरुस्थल के प्रति विशेष समायोजन प्रदर्शित करता है। यह जल का अल्प व्यय, शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव को निष्प्रभावी तथा अत्यधिक ताप पितिबल के समय रुधिर को आद्य करने में सक्षम होता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक कह रहा है, दूसरा भी ठीक कह रहा है। यानी कि इसमें भी आप देखेंगे दोनों कथन आपके कैसे हैं? बिल्कुल सही है। यानी कि आप देखिए 1 2 दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा।
सी ऑप्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी सिविल सर्विस में और स्टेट पीसीएस में। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न भी बदल रहा है, तो अभी हम लोग इस तरह के देख लेते हैं। आगे जो और पैटर्न बदल रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बस आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अब आप देखिए आपके पास एक पूरा साल रखा हुआ है और इतने सारे टेस्ट हम लोग लगा लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहला इसमें आप देखिए दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि म्यूलरी अनुहरण में अनुहारक प्रतिरूप के समान सुरक्षा उपाय प्रदर्शित करता है। दूसरा कह रहा है कि रानी तितली तथा आदि दारूक तितली म्यूलरी अनुहरण प्रदर्शित करती है। बताइए क्या कह रहा है। ये म्यूलरी अनुहरण में अनुहारक और प्रतिरूप दोनों ही परभक्षी के लिए चिंतावनी रंजक प्रदर्शित करते हैं। पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि आदि दारूक तितली तथा रानी तितली एक ही समान दिखती है या तथा एक परभक्षी के लिए आरुचि कर भी होती हैं। दूसरा भी ठीक है। गोपक रूप अथवा रंजन किसी जाति को उसकी प्राकृतिक परभक्षी से बचाने में सहायक होता है। इस धारणा को चेतावनी रंजन कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में चमकीले रंग वाले तथा अत्यधिक विषैली प्रासक मेढक परभक्षी द्वारा आसानी से पहचाने जाते हैं, उससे बचाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग क्या लगाओगे, एक दो दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर इनमें चुनना है। क्या करना है, सही कथन आपको चुनना है इसमें से। पहला आपसे कह रहा है वेट्सी अनुहरण में अनुहारक आरक्षित होता है। दूसरा कह रहा है कि आदि दारूक तितली वेट्सी अनुहरण प्रदर्शित करती है। तीसरा कह रहा है कि वेट्सी अनुहरण में अनुहारक के पास सुरक्षात्मक उपाय नहीं होता है। बताइए, वेट्सी अनुहरण में अनुहारक आरक्षित होता है लेकिन उसके पास प्रतिरूप जैसी पिति परभक्षी चिन्ह होता है जिससे वह परभक्षी के आक्रमण से बचने में सक्षम होता है। और आदि दारूक तितली वेट्सी अनुहरण प्रदर्शित करती है। और इसलिए आप देखेंगे कि पहला दूसरा तो बिल्कुल ठीक इसमें बता रहा है। और आप देखेंगे कि जीवों की ऐसी क्षमता जिसमें किसी अन्य जीव द्वारा दूसरे जीव के एक या अधिक लक्षणों का विकास नकल करते हुए किया जाता है, उसे लाभ प्रदान करता है। इसमें 2 जीवों में सादृश्यता होती है। जो जीव परभक्षी शिकारी के लिए रुचिकर होता है और आप देखते हैं कि वह अनुहारक कहलाता है, जबकि दूसरा जीव जो परभक्षी के लिए अरुचिकर होता है उसे प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। और आदि दारूक तितली जो शरीर में विष रखती है वायसराय तितली द्वारा अनुहरित होती है। और इसी तरह लाल नागराज मिथ्या मूंगा सर्प भी वेट्सी अनुहरण प्रदर्शित करता है। यह सांप विषयुक्त कोरल सांप की चेतावनी रंजक की नकल करता है। तो इसमें आप देखिए तीसरा गलत था, इसमें पहला दूसरा ठीक था, यानी कि इसमें आप लोग क्या लगाओगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन लगा दिया होगा। क्या लगाया होगा, ए ऑप्शन लगाया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आप देखते हैं कि एक कह रहा है कि प्राणियों में अपने परिवेश के साथ सामंजस्य होने की क्षमता अनुहरण कहलाती है। दूसरा कह रहा है कि टिड्डा एरेसिया रेओरीफोलिया और मेंटिस फाइलोकेनिया पैराडोक्सा अनुहरण प्रदर्शक हैं। बताइए। तो आप देखिए कुछ प्राणियों में अपने वातावरण के साथ घुल मिल जाने की क्षमता होती है जिसे आप लोग छद्म आवरण कहलाता है। इसलिए आप देखिए पहला गलत है। और जबकि 2 जातियों की सादृश्यता अनुहरण कहलाती है। और पत्ती जैसा टिड्डा और शिकार करने वाला मेंटिस अनुहरण नहीं बल्कि छदावरण है, गुप्त प्रकटन प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आप देखें दूसरा कथन गलत है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। और आप देखिए एनसीईआरटी किताबें जितने बार हो सके आप लोग जरूर पढ़िए, कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर ही आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ये काफी आपको मदद पहुंचाएंगी। तो इसमें आप ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। ना तो एक सही था और ना ही दूसरा सही था।
और जब कोई प्राणी अपने संभावित शिकारी से छोटा और मंद होता है तो उस परिस्थिति में उसके लिए जीवित रहना चुनौती भरा कार्य होता है। ऐसी परिस्थिति में प्राणियों में विकसित होने वाली अनुकूलता छद्मावरण कहलाती। छद्मावरण प्रदर्शित करने वाले कुछ प्राणियों के उदाहरण उल्लू हो गया, हिम तेंदुआ, मेढक, दादुर, मकड़ी, समुद्री घोंघा, फड़, पूंछ गिलहरी, जिराफ आदि। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए आपके सामने और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर इसमें से आप लोगों को चुनना है। पहला कह रहा है कि ग्रीष्म काल को सुसुप्तावस्था में बिताना ग्रीष्म निष्क्रियता है। दूसरा कह रहा है कि मच्छर, मगरमच्छ, घोंघा ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी है। तीसरा कह रहा है कि भालू, तितली, गिलहरी और कृंतक शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। तो आप देखिए शीतकाल को सुसुप्ता अवस्था में गुजारना शीत निष्क्रियता कहलाती है, जबकि ग्रीष्म काल को सुसुप्ता अवस्था में बिताना ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाती है। पहला ठीक है, इसमें आप देखेंगे मच्छर हो गया, मगरमच्छ, घोंघा, मक्खी, सालमेंडर्स, गिलहरी, मेढक, दादुर, सांप आदि ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी हैं और भालू, तितली, गिलहरी, कृंतक शीत निष्क्रिय दर्शाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि चमगादड़, कीठारी, हेजहॉग शीत निष्क्रिय प्राणी हैं। तो इसमें आप देखिए तीनों बिल्कुल ठीक होंगे ना। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। सही पूछा है आपसे, तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? तीनों सही है ना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। और आपके सामने 4 कथन दिए गए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। इन चारों में से आपको सही क्या चुनना है? कथन चुनना है, सही कथन। पहला कह रहा है आपसे कि उड़ान भरने या तैरने वाले कई जीव विस्तृत अभिगमन करते हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि आर्कटिक कुर्री समुद्री पक्षी अल्प दूरी की अभिगमन करती है। तीसरा कह रहा है कि भेल लंबी दूरी की अभिगमन करती है। 4 कह रहा है टिड्डा आवर्ती अभिगमन करता है। बताइए, प्राणियों द्वारा अपने लिए अनुकूल परिस्थिति की तलाश में प्रवास करने की प्रवृत्ति पाई जाती। इस क्रम में प्राणी कम दूरी या लंबी दूरी का संचलन करते हैं। कई उड़ान भरने तैरने वाले जीव विस्तृत अभिगमन करते हैं। इसलिए आप देखिए पहला भी ठीक है। पहला आपका आर्कटिक कुर्री एक समुद्री पक्षी अपने उत्तरी अटलांटिक प्रजनन स्थल से अंटार्कटिक तक हजारों किलोमीटर की दूरी प्रतिवर्ष तय करती है। और उल्लेखनीय है कि आर्कटिक कुर्री गर्मियों में ध्रुव के समीप और शीत ऋतु में अंटार्कटिका से उड़कर दक्षिण में चली जाती है और पुनः प्रत्येक वसंत ऋतु में उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती है। इसलिए आप देखें दूसरा तो गलत है। और व्हेल, एल्क तथा कैरेब अल्प दूरी अभिगमन करती हैं। ये प्रत्येक शरद ऋतु में भोजन की तलाश में गर्म स्थानों की ओर अभिगमन करती हैं। तीसरा भी इसमें गलत रहेगा। और आप देखते हैं कि टिड्डा आवर्ती अभिगमन होता है, ज्यादातर भोजन की तलाश में अभिगमन करता है। इसलिए आप देखिए 4 बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला भी ठीक है और 4 ठीक है। 2 और 3 कथन बिल्कुल गलत हैं। सही है लेकिन आपको बताना है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? डी ऑप्शन होगा। केवल 1 और 4 कथन बिल्कुल ठीक था। इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है? सही है पूछ रहा है आपसे। तो ये कह रहा है प्राणियों में परभक्षियों से बचने हेतु अनुकूलता होती है। दूसरा कह रहा है कि प्राणियों में नरों के चमकीले रंग उन्हें लैंगिक वर्ण तथा सहयोगियों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। बताइए, ये आप देखिए प्राणियों में विभिन्न तरह की परिस्थितियों में वृद्धि तथा उत्तरजीविता के लिए समायोजन क्षमता यानी कि अनुकूलता पाई जाती है। और मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में एक निश्चित खाद्य प्रतिरूप या पैटर्न होता है जो एक प्रकार की अनुकूलता को ही दर्शाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ प्राणियों में परभक्षियों द्वारा खाने से बचने के लिए अनुकूलता होती है। तो कुछ में आप देखिए सहयोगी को आकर्षित करने के लिए, कुछ प्राणियों में नरों के चमकीले रंग विशेषता पक्षियों के पक्षती हैं, उन्हें लैंगिक वर्ण सहयोगी को आकर्षित करने में मददगार होते हैं। और याद रहे प्राणियों द्वारा ज्यादातर अनुकूलता शरीर क्रियात्मक तथा व्यवहारात्मक होती है। प्रवास, छद्मावरण, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, अनुरहन आदि कुछ अनुकूलता के उदाहरण जो प्राणियों में पाई जाती हैं। तो इसमें आप देखिए पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक था, दोनों कथन बिल्कुल ठीक थे। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा ना। 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार करिए। दो कथन दिए गए और इन दोनों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। अल्प पोषक तत्वों वाली मृदा में विकसित पौधों में कवक मूल माइकोराइजा होते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कवक मूल पोषक तत्वों के तीव्र अवशोषण में मददगार होते हैं। क्या होते हैं? मददगार होते हैं। तो कम पोषण वाली मृदाओं में विकसित होने वाले पौधों में कवक मूल होते हैं। इन पौधों की जड़ों या कवकों के साथ परस्पर सहयोग का संबंध होता है। पहला बिल्कुल ठीक कह रहा है। माइकोराइजा पोषक तत्वों यथा फास्फोरस के तीव्र अवशोषक में सहायक होते हैं। दूसरा भी ठीक है। और आप देखेंगे कि कवक मूल दो प्रकार के होते हैं, अंता कवक मूल या बाह्य कवक मूल। अंता कवक मूल में आप देखिए कवक तंतु जड़ों के अंदर निवास करते हैं। ऐसे कवक मूल कई प्रकार के संवहनीय पौधों में पाए जाते हैं। बाह्य कवक मूल कवक तंतु जड़ के बाहरी भाग में एक पट्टिका का निर्माण करते हैं। बाह्य कवक मूल शीतोष्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखिए सही पूछा था, दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। आपके सामने तीन कथन दिए गए हैं और निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। इन तीनों में से आप लोगों को सही क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। सही कथन क्या करना है? चुनना है। पहला कह रहा है कि मित पोषणी मृदा सामान्यतः नवीन तथा भौगोलिक तौर पर अस्थायी भागों में मिलती है। दूसरा कह रहे हैं कि गहन अपरदन तथा उच्च अवक्षालन दर के कारण मित पोषणी मृदा में पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। और तीन कह रहा है आपसे कि मित पोषणी मृदा के वनस्पतियों में पोषक तत्वों का अल्प संचयन होता है। बताइए कौन होगा? तो वैसी मृदा जिसमें पोषक तत्व अल्प मात्रा में मौजूद रहते हैं उसे मित पोषणी मृदा कहा जाता है। ये मृदा सामान्यतः पुराने तथा भौगोलिक तौर पर स्थायी क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। आप देखते हैं, इसलिए पहला तो गलत होगा। और आप देखिए गहन अपरदन तथा उच्च अवतालन अवतालन तालन दर के कारण मित पोषणी मृदा में पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। ये आप देखते हैं कि दूसरा ठीक है इसमें। और याद रखिए अल्प पोषक तत्व वाली मृदाओं में अर्थात मित पोषणी मृदाओं की वनस्पतियों में पोषक तत्वों के संग्रह उच्च होता है। तो तीसरा भी गलत था। तो आप देखेंगे इसमें केवल दूसरा सही है और केवल दूसरा यानी कि सही पूछा है तो आप लोग क्या लगाओगे? केवल दो सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने दो कथन दिए गए। क्या? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कह रहा है कि ए भी सीनिया एक प्रबल मैंगो प्रजाति है। दूसरा कह रहा है कि लवण मृदो नम भूमि में लवण तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकट होती है। ये आप देखते हैं कि इसमें आपको दोनों में से सही कथन चुनना है। एविसीनिया तथा राइजोफेरा लाल मैंगो वन में प्रबल जातियां हैं। और आप देखते हैं कि इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लवण मृदु नम भूमि में लवण तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रकट होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पहला तो ठीक है इसमें, लेकिन दूसरा आप देखेंगे क्या था? गलत था। और आपसे पूछेंगे कि सही पूछा था इसमें, तो केवल एक ही सही होगा। इसमें क्या होगा? केवल एक ही, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कह रहा है कि मैंगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार कीजिए। और आपके सामने तीन कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इन तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। यह उष्णकटिबंधीय डेल्टा और सागर के किनारे वाले भागों में मिलते हैं। कुछ कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ मैंगो लवण ग्रंथि से अपने पत्तों पर लवण उत्सर्जित करते हैं। तीसरा कह रहा है कि कुछ मैंगो लवण की अधिकता को पंपन द्वारा जड़ से मृदा में स्थानांतरित करते हैं। तो साधारणतः मैंगो उष्णकटिबंधीय डेल्टा तथा सागर के ऊपरी भाग वाले कच्छ में पाए जाते हैं। मैंगो की कुछ प्रजातियां पत्तों पर लवण का उत्सर्जन करती हैं। साथ ही कुछ मैंगो लवण की अधिकता को पंपन द्वारा मृदा में निष्कासित करते हैं। और उपयुक्त तीनों कथन आप देखेंगे बिल्कुल सही है। मैंगो उच्च लवण सांद्रता तथा परासरणी वैभव परिस्थिति के योग बनने के लिए पौधों में प्रोलाइन तथा सॉर्बिटोल जैसे उच्च स्तर पर कार्बनिक विलय करते हैं। और ड्यूनिलिया नामक मैंगो की प्रजाति हरे तथा लवण मृदु शैवाल जो उच्च लवणीय झील में पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल के संयोजन से आप देखिए लवणीय परिस्थिति में रह सकती, साथ ही है परासरण नियतन भी सहायक होती है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है।
यानी कि तीनों सही है, यानी कि आप लोग क्या लगाओगे, डी ऑप्शन, 1 2 और 3 बिल्कुल आपके कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, क्या करना है, विचार करना है। और इसमें दो आप लोगों को कथन दिए गए, लवन मृद भिदिद ज्वार कच्च तटीय टिब्बों में उगते हैं, और दूसरा कह रहा है कि लवन मृद भिदिद पौधे गर्म तथा नम परिस्थिति में गूदेदार होते हैं, कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला भी ठीक है और दूसरा भी, दोनों ठीक आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि इसमें सही कौन होगा, सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही है आपके, दोनों कथन कैसे हैं, बिल्कुल सही है, आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल उद्भिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए, इनके पत्तों डंठलों में पर्णवृत्त होते हैं, पर्णवृत्त वायु तक के माध्यम से ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है, क्या होता है, होता है। ऐसे पौधे जो सदा जल में डूबे रहते हैं वह जल उद्भिद कहलाते हैं। ऐसे पौधे या तो पूरे डूबे रहते हैं या अंशतः इनके पत्रों और डंठलों में पर्ण पर वृत्त पाए जाते हैं, ऑक्सीजन का स्थानांतरण करते हैं और इससे दूसरे हिस्सों में आप देखिए स्वतंत्र मिश्रण में मददगार होता है। तो आप देखेंगे इसमें भी आपका पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि सही पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा, सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल आपके ठीक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दो कथन दिए गए, इनमें से दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे जल विभव को बनाए रखने हेतु कोशिकाओं में प्रघाती प्रोटीन कैप्रोनिन्स का संग्रह करते हैं। दूसरा आपसे कह रहा है कि कैप्रोनिन्स दूसरे प्रोटीन को संगठित करने तथा उच्च तापमान पर विकृतीकरण से रोकते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें आप दोनों में सही आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि मरुस्थलीय पौधों पत्तों में परासरणी तथा जल वैभव बनाए रखने के लिए कोशिकाओं में प्रोलाइन अमीनो अम्ल का संग्रह करते हैं, पहला तो गलत हो गया। और ताप प्रघाती प्रोटीन पौधों में उच्च तापमान पर शरीर क्रियात्मक अनुकूलन प्रदान करती हैं, साथ ही ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन की उनकी संरचना बनाए रखने में मदद करती हैं तथा उच्च तापमान पर विकृतीकरण से रोकती हैं, कैप्रोनिन्स, ठीक है। तो दूसरा इसमें ठीक है, पहला आप देखेंगे गलत है, दूसरा आप देखेंगे ठीक है। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे, केवल 2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज का टेस्ट भी खत्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग भेज सकते हैं, बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ हमेशा, ठीक है।